Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंजाइना पे बात करेंगे और एंटी एंजाइनल ड्रग्स पे। बेसिकली एंजाइना को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कंसीडर किया जाता है। हमारे पास दो टाइप्स की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और एक्यूट इस्केमिक हार्ट डिजीज़। जो क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है उसमें स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, साइलेंट एंजाइना, मायोकार्डियल इस्केमिया इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो एक्यूट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है उसमें अनस्टेबल एंजाइना और एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन इंक्लूड्स होते हैं। बेसिकली जो इसमें एंजाइना में इस्केमिक कंडीशन आती है, तो पहले उसे डिस्कस करते हैं कि इस्केमिक कंडीशन बेसिकली कैसे आती है और फिर क्या होता है। किसी भी स्पैज़म और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ना ब्लड जब हार्ट पे नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जो है वो रिसीव नहीं होता हार्ट को, तो हार्ट इस्कीमिया में चला जाता है या इस्केमिक कंडीशन में चला जाता है। जब हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली उसे नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो हार्ट इस्कीमिया में चला जाता है। और इस्केमिक कंडीशन में फिर एडिनोसिन रिलीज़ होता है और एडिनोसिन जो है वो बेसिकली चेस्ट पेन मीडिएटर है। ये कार्डियक नर्व एंडिंग्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करवाता है और फिर चेस्ट पेन फील होता है, ठीक है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये चेस्ट पेन फील नहीं होता अगर डायबिटिक पेशेंट को एंजाइना हो जाए, क्योंकि उनकी जो कार्डियक नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। पहला ये सिम्टम ही यही आता है एंजाइना में, चेस्ट पेन। और इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स आते हैं उसमें बर्निंग फील होती है, हैवी फील होता है, स्क्वीजिंग फीलिंग आती है और पेन होता है लोअर जॉ पे, आर्म पे, बैक पेन पे। और डायफोरेसिस की स्टेज आती है, डिस्पनिया होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, इनकी फीलिंग्स आती हैं। एक्सट्रीम फटीग फील करता है पेशेंट और लेथार्जी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कॉजेज़ हैं ना वो दूसरी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरट्रॉफी है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडेमिया है, डिसलिपिडेमिया है, सीडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है जिसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल यूज़ करना, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा यूज़ करना, फ़ैट का इंटेक बहुत ज़्यादा यूज़ करना और एक्टिविटी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ना करे और एक्सरसाइज ना करे, तो इसकी वजह से भी ये एंजाइना कॉज़ हो सकता है। और इसके अलावा इसके जो बाकी रीज़न्स हैं उसमें ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो रीज़न है, थ्रोम्बस बनना, एम्बोलिस वगैरह, स्पैज़म, ये रीज़न बेसिकली मायोकार्डियल इन्फाक्शन के भी हैं, क्योंकि एंजाइना को अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। अब अगर हमने मतलब जो एक्यूट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है उसे एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम कंसीडर किया जाता है और वो फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ लेके जाता है। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन का जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और क्रेटिनिन काइनेज का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो फर्दर इसको जो है वो हम टेस्ट करने के लिए ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में फिर सेगमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स। अगर इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई ब्लड वेसल में ऑक्लूजन हुई है, मतलब ब्लॉकेज हुई हुई है, ठीक है। और अगर इसमें जो है वो इस कंडीशन में बेसिकली हार्ट डैमेज नहीं होता, इस कंडीशन में हम अगर फिब्रोनोलाइटिक्स दे दें, एंजियोप्लास्टी करवा लेते हैं तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ईसीजी की रिपोर्ट में जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट नहीं आया तो हार्ट डैमेज होता है और डेथ की तरफ भी पेशेंट जा सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें जो कॉज़ है वो ब्लॉकेज की वजह नहीं है। मतलब इसमें जो एसटी सेगमेंट एलिवेट नहीं आया तो मतलब कि वेजल्स जो है वो ब्लॉक नहीं है, कोई दूसरा उसका कॉज़ है। इसके अलावा जो है वो हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, जो बेसिक रीज़न था मायोकार्डियल इन्फाक्शन और एंजाइना का। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो एलडीएल होता है ना वो कॉर्नरी आर्टरीज़ पे जाकर डिपॉज़िट हो जाता है। जब वो कॉर्नरी आर्टरीज़ पे डिपॉज़िट होने के लिए हिट करेगा आर्टरी को तो वहाँ लेजन्स बनेंगे, ज़ख़म बनेंगे, तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट होने लग जाते हैं। जब प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं तो क्लॉट बनता है, क्लॉट बनेगा तो वहाँ पे वो जो है वो स्टक हो जाएगा थ्रोम्बस की फॉर्म में। लेकिन वो थ्रोम्बस जब वहाँ से डिटैच होकर आर्टरी में मूव करेगा तो वो एम्बोलस हो गया, और अगर वही एम्बोलस जो है वो हमारी ब्रेन की आर्टरी में यानी कि सेरेब्रल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में जाएगा तो वहाँ स्ट्रोक करवाएगा। और अगर वही जो है वो एम्बोलस जो है वो हमारे हार्ट की आर्टरी में यानी कि कॉर्नरी आर्टरी में रहेगा तो वहाँ पे फिर वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना की डिजीज़ेस कॉज करवाता है, ठीक है। इसी तरह एक और इसका कॉज है स्पैज़म। स्पैज़म का मतलब क्या है कि इनवॉलेंट्री जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एबनॉर्मली, ठीक है। उससे क्या होता है कि आर्टरी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो कार्डिक परफ्यूजन है वो प्रॉपर्ली नहीं होती हैं और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता ब्लॉकेज की वजह से। ये इसके कॉजेज़ हैं बेसिकली। इसके अलावा हम अगर इसकी एंजाइना की टाइप्स की तरफ आएँ
तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के एंजाइना होते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। जो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है वो न्यू फॉर्म है, एक न्यू टाइप है एंजाइना की। जो स्टेबल एंजाइना है उसे हम स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं, क्लासिक एंजाइना भी कहते हैं और एफर्ट इंड्यूस एंजाइना भी कहते हैं। एफर्ट इंड्यूस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्डिक जो वर्कलोड होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर ये एंजाइना फ़ील होता है। और रेस्ट कंडीशन में ये जो है वो रिलीव हो जाता है खुद ही। इसमें जो हम ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स होती हैं, उससे ये एंजाइना स्टेबल जो है वो स्टेबल एंजाइना रिलीव हो जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये साइलेंट किलर है, क्योंकि बताया कि कार्डिक नर्व जो एंडिंग्स हैं उनमें डैमेज हो जाती हैं। इसके बाद आता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना को हम ये वेरिएंट एंजाइना जो है वो कॉर्नरी आर्टरी स्पैज़म की वजह से होता है, जबकि जो स्टेबल एंजाइना था वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से था। इसमें अब स्पैज़म की वजह से हो रहा है और इसे हम प्रिंस मेटल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फिज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता पेशेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ये एंजाइना फ़ील हो रहा है, रेस्ट कंडीशन में रिलीव हो रहा है, नहीं। स्पैज़म की वजह से है तो उसका कोई लिंक नहीं होता ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फिज़िकल एक्टिविटी से। रेस्टिंग कंडीशन में भी ये फ़ील हो जाता है और इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं। इसके बाद अनस्टेबल एंजाइना आता है। अनस्टेबल एंजाइना में भी जो है वो एक्यूट कॉर्नरी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है और ये बेसिकली जो है ना इंटरमीडिएट स्टेज होती है स्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बीच की स्टेज होती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ पेशेंट जा सकता है और डेथ के चांसेस होते हैं। इसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसमें नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ कर भी रहे हैं फिर भी सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं, फ़ील होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन है तो वो फ़ील होगा फिर भी, अगर नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स यूज़ की फिर भी। उसकी इंटेंसिटी जो है ना, चेस्ट पेन की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन लॉन्गर टाइम तक होता है और हाई होता है और इसमें बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है अनस्टेबल एंजाइना में। नेक्स्ट आती है टाइप माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इसमें क्या होता है कि आर्टरीओल्स में ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब इसका नाम है ना माइक्रोवेस्कुलर, तो इसमें आर्टरीज जो है ना वो फर्दर ब्रांचेस निकालती हैं आर्टरीओल्स, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और इसका कॉर्नरी आर्टरी से लिंक नहीं होता। जो हमारी आर्टरीओल्स होती हैं आर्म्स की, लेग्स की, हार्ट की, ये उसमें जो है वो ब्लॉकेज करवाती हैं। एंजाइना की ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास इसका एम होता है ट्रीटमेंट का वो यही होता है कि सबसे पहले सिम्टम जो हैं वो रिलीव हो जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे पेन वगैरह, और इसके अलावा डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है उसे जो है वो स्लो डाउन करें, सिम्टम्स को रिलीव करवाएं और फर्दर जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उस डिज़ीज़ में वो जो है वो अवॉइड हों। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस आती हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ यूज़ किया जाए और उस कंडीशन को अवॉइड किया जाए जो एंजाइना को और ज़्यादा वर्स कंडीशन में लेके जा रही है, और स्ट्रेस वगैरह को रिमूव किया जाए। अब ट्रीटमेंट मेडिकेशंस में सबसे पहले जो क्लास है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हमें पता है कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी जो हार्ट पे प्रेजेंट होता है, और फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करके इसके सिम्पटम्स को जो है वो रिलीव करवाते हैं और इसकी सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी को दोनों को ये जो है वो बीटा ब्लॉकर डिक्रीज़ करवाते हैं। ये फर्स्ट चॉइस ड्रग होती हैं सारे के सारे पेशेंट्स में, लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हों, एस्थमा वाले पेशेंट्स हों, ब्रेडिकार्डिया जिसे हो, तो इनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इनके लिए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर चूज़ करते हैं इस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल। इस तरह इनके लिए कार्डियो सेलेक्टिव मेडिकेशन यूज़ करते हैं और इन पेशेंट्स को फिर मॉनिटर भी करते हैं क्लोजली, ठीक है। अगर एंजाइना को ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो एरिथमिया, हार्ट फेलियर और सडन डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या मैकेनिज्म होता है कि साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करना। जो कैल्शियम मसल से सेल में एंटर होती है और वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे फर्दर कैल्शियम को रिलीज़ करवाती है, जिसकी वजह से साइटोसोलिक कैल्शियम में जो उसका लेवल है कैल्शियम वो इंक्रीज़ हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये ड्रग्स बेसिकली उस चैनल को ही ब्लॉक कर देती हैं जो फर्दर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती इसकी वजह से, और वैस्कुलर रेजिस्टेंस है ना उसे भी डिक्रीज़ करवा देते हैं ये ड्रग्स, और स्मूथ मसल्स के टोन को डिक्रीज़ करवा देती हैं। इसमें जो क्लास आती हैं वो डाईहाइड्रोपाइरिडीन क्लास है, जिसमें ड्रग्स हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन।
ये ओरली ड्रग्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट एक्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कॉज़ करवाती हैं अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक यूज़ किया जाए इनको। इसके अलावा नॉन हाइड्रोपायरिडीन क्लास हैं जिसमें डायफिनाइल अल्काइलामाइन और बेंजोथाइज़पीन आते हैं। डायफिनाइल अल्काइलामाइन की ड्रग है वेरापेमिल, ये हार्ट की कंडक्शन को डिक्रीज़ करवाती है, हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और ब्लड प्रेशर को। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो वैसोडाइलेटर इफ़ेक्ट इतना इसकी मतलब वैसोडाइलेटर एक्टिविटी इसकी इतनी नहीं है और इसको हाईली यूज़ नहीं किया जाता। और बेंजोडाइज़ेपाइन की जो ड्रग है डिल्टियाज़म, ये बेसिकली स्पैज़म को रिलीव करवाती है। तो जो हमारे पास प्रिंस मेंटल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना है जो जिसमें कॉर्नरी स्पैज़म की वजह से हो रहा था एंजाइना, तो ये उसके लिए डिल्टियाज़म ड्रग जो है वो बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो क्लास आती है वो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है जिसमें नाइट्रेट्स ड्रग्स आती है, नाइट्रोग्लिसरीन क्लास की ड्रग्स आती हैं। इनका मैकेनिज़्म क्या होता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पता है पोटेंट वैसोडाइलेटर है। और ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली गोनालाइल साइक्लेज़ एक्टिव करवा देता है गोनालाइल साइक्लेज़ को, जो कि सीजीएमपी को इंक्रीज़ करवाती है। और सीजीएमपी क्या करवाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करवाता है और दूसरा डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है मायोसिन लाइट चेन की, जिसकी वजह से जो साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती हैं। हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज़ जो कि नर्व सेल्स में, स्मूथ मसल्स की सेल्स में, स्केलेटल मसल्स में होते हैं। ये सेल्स की ना आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। दूसरी जो है वो एंडोथेलियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज़ है जो एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है और ये वैसोडाइलेशन करवाता है। तीसरा जो है वो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज़ है जो इम्यून सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है। इसमें जो ड्रग्स हैं वो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट है और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है। नाइट्रेट्स बेसिकली जो है वो सबलिंगुअली यूज़ की जाती हैं और पैचेस की फॉर्म में। नाइट्रोग्लिसरीन का जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 मिनट में आता है, ड्यूरेशन 30 मिनट्स तक है। इसको एमरजेंसी में यूज़ किया जाता है सबलिंगुअली और पैचेस की फॉर्म में। और इनके जो पैचेस होते हैं वो हम जो है वो 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर के एरिया तक अप्लाई करते हैं। इसी तरह आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट को भी सबलिंगुअली यूज़ किया जाता है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 मिनट तक आता है और ड्यूरेशन 1 आवर तक। और पर ओरल इसको नाइट्रेट्स को इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि फर्स्ट पास इफ़ेक्ट्स इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रेट्स में टॉलरेंस अपीयर हो जाती है, इसको अवॉइड करने के लिए हम साथ में नाइट्रेट फ्री इंटरवल देते हैं। ये रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को ना रिस्टोर करवाती है। इनके नाइट्रेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसमें हेडेक, फेशियल फ्लशिंग, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया वगैरह। अब जो हेडेक है वो क्यों होता है, क्योंकि मेनिंजियल वेसल्स ना डायलेट हो जाती हैं। और फेशियल फ्लशिंग क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज़ हैं डायलेट हो जाती हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन भी है नाइट्रेट के। सिल्डेनाफिल ड्रग है जो फॉस्फोडाइएस्टेज टाइप 5 इनहिबिटर क्लास की है। इसको हम नहीं देते नाइट्रेट्स के साथ क्योंकि ये जो ड्रग है ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाती है। तो फिर इससे क्या होगा कि वैसोडाइलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और पेशेंट जो है वो ब्रैडीकार्डिक शॉक में भी जा सकता है। इसके अलावा क्लास आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें जो ड्रग है वो है रेनुलेज़िन। ये हमारे पास सोडियम को इनहिबिट करती है, जो लास्ट स्टेज होती है करंट की उसमें ये सोडियम को इनहिबिट करती है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना हार्ट की, वो उसको डिक्रीज़ करवा देती है। ठीक है, एक तो ये सोडियम की लास्ट स्टेज जो होती है करंट की उससे इनहिबिट करवाती है और ऑक्सीजन डिमांड हार्ट की डिक्रीज़ करवाती है। नेक्स्ट क्लास आती है पोटेशियम चैनल ओपनर। उसमें जो ड्रग है वो है निकोरेंडिल। निकोरेंडिल जो ड्रग है उसके 2 इफ़ेक्ट हैं, वो एज अ नाइट्रेट भी एक्ट कर रही होती है और एज अ पोटेशियम चैनल ओपनर भी। तो जब अगर हम उसे लो डोज पे दें, लो कंसंट्रेशन पे दें तो उसका इफ़ेक्ट आएगा एज अ वैसोडाइलेटर। और अगर हम हायर कंसंट्रेशन में दें तो वो वैस्कुलर रेजिस्टेंस को जो है वो डिक्रीज़ करवाएगी। इसके अलावा एक ड्रग है एवाब्रेडिन। एवाब्रेडिन जो है वो सोडियम और पोटेशियम के करंट को जो है वो इनहिबिट कर रही होती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटी प्लेटलेट। इसमें भी हम देते हैं, इसमें एंटी प्लेटलेट में हम डायपाइरामोल देते हैं, एस्पिरिन देते हैं 75 मिलीग्राम। और एंटी इस्केमिक ड्रग भी है ट्राइमेटाजिडीन। इसके अलावा एसी इनहिबिटर्स भी हम दे रहे होते हैं एज अ वाइज, क्योंकि इसका इफेक्ट वैसोडाइलेटर भी है, एंटी थ्रोम्बोटिक भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और एंटी प्रोलिफरेटरी इफेक्ट भी होता है। इसलिए इसको एज ए मतलब एसी इनहिबिटर्स को हम भी यूज़ कर सकते हैं एंजाइना के लिए। और स्टेटिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी इफेक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, एंटी थ्रोम्बोटिक भी होता है, एंटी प्रोलिफरेटरी इफेक्ट भी होता है। और क्योंकि ये डिक्रीज़ कर रहा होता है एलडीएल को और एंजाइना में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है तो इसलिए ये इफेक्टिव होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।